अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल सूरत, कक्षा 9, विषय हिंदी, इकाई 5, स्वराज्य की नींव। लेखक विष्णु प्रभाकर, साहित्य प्रकार एकांकी। मैं परवीन मोमिन। आज हम कक्षा 9 में इकाई 5 पढ़ेंगे, स्वराज्य की नींव। स्वराज्य की नींव जो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित एकांकी है। स्वराज्य का अर्थ है अपना राज्य। भारत के इतिहास में झांसी की रानी का नाम अमर हो गया। आपने भी इतिहास पढ़ा है, अब भी पढ़ते ही हो। आपने जी टीवी पर झांसी की रानी नामक जो धारावाहिक प्रस्तुत किया गया था वह भी देखा होगा, और झांसी की रानी के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे। भारत के इतिहास में झांसी की रानी का नाम और उसका बलिदान अजर और अमर रहेगा। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले के भदेनी नामक नगर में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। प्यार से उसे मनु कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथीबाई, पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। वे एक मराठी थे जिन्होंने आजीवन मराठा बाजीराव की सेवा की थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 में हुई। पुरुष प्रधान समाज में भी 23 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना राज्य संभाला था। ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी का उत्सव मनाए। बेटी उठ खड़ी होती है तब जाकर विजय बड़ी होती है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी आप भी चाहते हैं और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है, आपको राज करना है और मुझे अपनों की सेवा। मैं वो मिसाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहके। अब हम लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। आप किताब में पेज नंबर 15 पर मेरे साथ पढ़िए। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। उन्होंने सन 1974 से वह दिल्ली आ गए पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद, और वह दिल्ली में रहकर आज भी साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में
विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी जो ते उपन्यास है, संघर्ष के बाद एक कहानी संग्रह है, नव प्रभात, डॉक्टर जो एक नाटक है, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक जो एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र है, आवारा मसीहा जो शरद चंद्र की जीवनी आदि इनका साहित्य है। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। हमने जितनी भी रचनाएं अगर हम उनकी पढ़ेंगे तो ज़्यादातर उसमें स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर ही हमें प्रमुख दिखाई देगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। इनका साहित्य हम पढ़ेंगे तो इनकी भाषा इतनी सरल है और सहज है कि हमें फ़ौरन ही समझ में आ जाता है। अब हम इस एकांकी के बारे में जानेंगे। एकांकी यानी क्या? एकांकी किसे कहते हैं? एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। पश्चिम में एकांकी प्रथम विश्व युद्ध के बाद ज़्यादा परिचित हुई। तो यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी ने हमें इस एकांकी के द्वारा स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। हमें यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानकारी मिलती है, जो देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हमें आज भी हमारी जो श्रद्धा उनके प्रति है वह आज भी नतमस्तक हम हो जाते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र की झलक भी देखने को मिलती है। लेखक का मूल उद्देश्य स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका को दिखाना है कि जो स्वराज्य की नींव रखने में केवल पुरुषों ने ही अपना योगदान नहीं दिया है, लेकिन साथ ही स्त्रियों की भूमिका भी थी। यह हमें लेखक ने यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसके प्रमुख पात्र है लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या, सेनानायक। यहाँ पर एकांकी है, इसलिए हमें रंगमंच के सहारे लेखक ने यहाँ पर बताया गया है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य दिखाया अंकित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो दृश्य है वह युद्ध भूमि का है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। कैंप यानी तंबू। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है कि कैंप में लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। जैसे ही इस एकांकी का प्रारंभ होता है रंगमंच पर, तो यह दृश्य युद्ध भूमि का है और जैसे पर्दा उठता है सबसे पहले महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ
रंगमंच पर प्रवेश करती है। उसके दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। अब आगे पढ़िए। लक्ष्मीबाई कहती है अपनी सखी जूही से, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। झांसी भारत के उत्तर प्रांत में एक प्रमुख शहर है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झांसी प्रमुख रेल एवं सड़क केंद्र है। कालपी के बारे में अगर हम कहें तो यमुना के तट पर वह बसा हुआ है। कालपी उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित एक नगर है। कालपी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगर है जहां पुराने समय में लगातार राजनीतिक उथल पुथल होती रही। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी बीरबल भी कालपी के ही थे और माना जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपना खजाना वहाँ ही छुपाया था और उनकी वीर गति के बाद खजाने कहाँ है वह किसी को पता ही न चला। ग्वालियर की स्थापना 18वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई। यहाँ का दुर्ग बहुत ही प्रसिद्ध है। तो लक्ष्मीबाई अपनी सखी से कहती है कि झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, मंजिल एकदम पास आकर भी जैसे दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। अड़ जाना यानी मुहावरा है रुकावट बनना, कि मैं जैसे ही अपनी मंजिल पर पहुँचती हूँ तो हिमालय जैसे अड़ जाता है, मेरे कामों में रुकावटें आ जाती है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। थपेड़े मारना यानी समस्याओं का तेजी से उभरना। जैसे एक समस्याओं को पार करके मैं बाहर नहीं आ पाती, वैसे ही दूसरी समस्या मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं, यानी मेरे जो दूसरे योद्धा है, जो दूसरे अन्य राजा है, जैसे मैं उनका सामना करने के लिए तैयार होती हूँ, इन मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार होती हूँ, तो नाविक यानी जो दूसरे योद्धा, दूसरे राजा है, वह सो जाते हैं, यानी विलासिता के रंग पर वह अपनी मंजिल को भूल गए हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। लपटें यानी ज्वाला। यहाँ पर प्रकृति की इस मनोदशा के द्वारा जूही और लक्ष्मीबाई की मनोदशा को हमें बताया गया है। क्षितिज यानी जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं वह जगह। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मस्तूल है। प्रलय यानी विनाश, के प्रलय की भूमिका है, विनाश एकदम नज़दीक आया हुआ है, और जो राव साहब है अभी भी ऐसो आराम में मस्तूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही यह अपनी सखी से क्या कहती है कि मैंने तो प्रतिज्ञा की थी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। और अचानक सहसा तीव्र होकर और अचानक फिर से वह कहती है, नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। यहाँ पर हमें लक्ष्मीबाई की मनोदशा के बारे में बताया गया है कि वह अकेली भी आज भी इतनी बहादुरी के साथ झांसी को लेने के लिए आज भी तत्पर है। अन्य राजा ऐसो आराम में मशगूल है, लेकिन
वह अकेले भी हिम्मत से काम लेते हुए आगे बढ़ती है। धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में इसका दूसरा